यही सही, कोरोना की रफ्तार अब धीमी होती जा रही है और बीते दिन करीब 66 दिन बाद नए केस 1 लाख से कम आए हैं। बीते 24 घंटों के भीतर कोरोना के 86,498 नए केस मिले और इस दौरान 2,123 लोगों की मौत हुई। पिछले दिन 1,82,000 लोग ठीक भी हुए। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए जारी टीकाकरण अभियान के तहत बीते दिन 31 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। अब तक 23 करोड़ 61 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। इनमें 4 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाई गई हैं। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 89 लाख के पार पहुंच चुका है। कुल संक्रमितों में से 2 करोड़ 73 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक कोरोना ने 3,51,000 से ज्यादा लोगों की जान ली है। वहीं देश में अब एक्टिव केसेस 13 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। और राज्यों में जैसे जैसे कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, वैसे वैसे लॉकडाउन में भी ढील दी जा रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में भी लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले में कमी को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके पहले प्रदेश के 4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में उत्तर प्रदेश के कर्फ्यू में ढील दी गई थी। अब लखनऊ समेत इन 4 जिलों में भी कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है। कर्फ्यू में छूट देने का यह आदेश कल सुबह से लागू किया जाएगा। टीम 9 की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में अब शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दूसरी तरफ बिहार में भी कोरोना के मामले कम होने पर अनलॉक शुरू कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया। यूपी की तरह बिहार में भी शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बिहार में 50% उपस्थिति के साथ सरकारी और प्राइवेट दफ्तर शाम 4 बजे तक खुलेंगे, जबकि दुकानें 5 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं प्राइवेट गाड़ियों के लिए अब ई पास जरूरी नहीं होगा। और कोरोना वायरस की कम होती रफ्तार के बीच देश में कई हिस्सों में राहत मिलनी शुरू हो गई है। इसी के साथ सड़कों और बाजारों में लोगों का जमावड़ा भी दिखने लगा है। अलग अलग शहरों से बाजारों में भीड़ की तस्वीरें आ रही हैं और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाते नजर आ सकते हैं। लापरवाही की ऐसी तस्वीरें देश भर से आ रही हैं। कैसे राजस्थान के पाली में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। कोरोना खत्म नहीं हुआ, लेकिन यूपी के मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन के लिए भक्त कोरोना नियमों को भूल गए। वहीं इंदौर की बात करें तो मंडी के खुलते ही यहां भारी भीड़ जुट गई। रांची में कोरोना के मद्देनजर सतर्कता बरती जा रही है। यूपी के फर्रुखाबाद में बिना मास्क लोग घूमते दिखाई दिए। और दिल्ली में अनलॉक के दूसरे दिन सड़कों पर ट्रैफिक जाम दिखा। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। हमारी संवाददाता रूफी जैदी ने लिया जायजा। दिल्ली में अनलॉक का दूसरा दिन और इस वक्त ये तस्वीर है ट्रैफिक की, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से किस तरह से लोग ट्रैफिक जाम में फंसने लगे हैं, किस तरह से गाड़ियां एक बार फिर रेंग कर आगे बढ़े। हालांकि जो प्राइवेट दफ्तर है वो अभी भी 50% स्टाफ के साथ खुले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब ट्रैफिक जो है वो दिल्ली में बढ़ने लगा है। तमाम जो लोग हैं वो निकले हैं अपने दफ्तरों के लिए, अपने काम के लिए, क्योंकि एक लंबे इंतज़ार के बाद दिल्ली अनलॉक हुई है। और जब लोग इस तरह से घर से बाहर निकले हैं तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ट्रैफिक जाम की तस्वीर नज़र आ रही है। ये जो इलाका है, ये सड़क शहादरा से आनंद विहार की तरफ जाती है। अगर आपको जाना है गाज़ीपुर की तरफ, आनंद विहार की तरफ, दिलशाद गार्डन की तरफ, तो इस रास्ते का इस्तेमाल लोग करते हैं। और इस रास्ते पर ये तस्वीर आज नज़र आ रही है। ट्रैफिक यहाँ पर बेहद हैवी, गाड़ियाँ बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई। लेकिन सवाल एक बार फिर वही है कि अगर इसी तरह से ट्रैफिक जाम लगता रहा, इसी तरह से गाड़ियां लेकर लोग निकलते रहे, तो क्या ये एक बार फिर कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली।
तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब सुबह आज दिल्ली अनलॉक हुई तो जमावड़ा जो था वो लोगों का नजर आया। ट्रैफिक भी आपको देखा कि किस तरह से अनलॉक होते ही सड़कों पर गाड़ियों का एक तरह से रेला नजर आया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के एक दिन बाद सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से 75% वैक्सीन खरीदेगी और फिर राज्यों को इसे मुफ्त में देगी। गाइडलाइन के मुताबिक राज्यों को वैक्सीन खरीदने की जरूरत नहीं है और सरकार राज्यों की जनसंख्या के आधार पर वैक्सीन का बंटवारा करेगी। सरकार की तरफ से पहले की तरह ही 45 से ज्यादा उम्र वालों को फ्री वैक्सीन मिलती रहेगी। वहीं अगर आप प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको इसके लिए कीमत चुकानी होगी। हालांकि अब प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की कीमत प्लस 150 यानी 150 रुपए ही इसके ऊपर ले पाएंगे और इन अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत कंपनियां ही तय करेंगी। प्राइवेट अस्पताल पहले की तरह ही 25% वैक्सीन खरीद सकेंगे और वैक्सीनेशन में प्राथमिकता सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी। इसके अलावा जिनको पहला डोज लग चुका है उनको भी प्राथमिकता में रखा जाएगा। देश में कोरोना वायरस के कंट्रोल होते हालातों के बीच एक बुरी खबर आई है। देश में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है जिसे काफी खतरनाक माना जा रहा है। पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV ने कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की और इसमें एक नए वेरिएंट का पता चला। खबरों के मुताबिक ये वेरिएंट ब्रिटेन और ब्राजील से भारत आए लोगों में पाया गया है। इंस्टीट्यूट ने इसे B11282 नाम दिया है। कोरोना वायरस का ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तरह ही काफी गंभीर है। इससे संक्रमित लोगों में गंभीर लक्षण नजर आ सकते हैं। NIV की ये स्टडी बायोरिक्सवी में हुए ऑनलाइन पब्लिश हुई है ऑनलाइन और NIV की तरफ से कहा गया है कि इस वेरिएंट पर वैक्सीन के असर को जांचने के लिए स्क्रीनिंग की जरूरत है। हालांकि एक स्टडी में दावा किया गया है कि कोवैक्सीन इस वेरिएंट पर काफी असरदार है। स्टडी के मुताबिक वैक्सीन के 2 डोज से जो एंटीबॉडीज बनती हैं उससे इस वेरिएंट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और इस वक्त इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर NK गांगुली साहब, पूर्व DG ICMR। प्रोफेसर NK गांगुली, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस में। सवाल इस चिंता से जुड़ा हुआ है जो इस वेरिएंट की चर्चा हो रही है और जिसके बारे में तमाम शोध अब सामने आए हैं। आपने भी ये स्टडी पढ़ी होगी। कितना चिंतित रहने की जरूरत, हालांकि इन सब के बीच में कोवैक्सीन इस पर असरदार है, ये एक राहत भरी खबर। सर, एक जो मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर म्यूटेशंस जो होती हैं, 3 तरह की म्यूटेशंस होती हैं। एक म्यूटेशन ऐसी होती है जो वायरस के लिए ख़तरनाक होती है और वो म्यूटेशन वो वायरस ख़त्म हो जाता है अगर उस पर म्यूटेशन होती है। दूसरी म्यूटेशन जो होती है वो वायरस के लिए ख़तरनाक नहीं होती है लेकिन सरकमस्टांसेस में स्टैब्लिश कर लेती है। और तीसरी म्यूटेशन जो है वो अपने को स्टैब्लिश करने में सक्षम होती है। तो ये जो वायरस है इसमें प्रूफ रीडिंग होता है। इसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस ठहर नहीं पाते। इसमें एक प्रूफ रीडिंग होता है जो जीनोम को करेक्ट करता रहता है। लेकिन जो पहला वायरस था वुहान वाला, वो L स्ट्रेन था, वो गायब हो गया क्योंकि चाइना ने सब अपना बंद कर दिया था। उसके बाद S स्ट्रेन आया साउथ एशिया में, वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि साउथ एशिया ने अपने यहाँ बड़ा टाइट कर दिया था उनका घूमना। लेकिन USA और ब्रिटेन और यूरोप ने लोगों को आना जाना अलाउ किया था। तो वहाँ पर जो उत्पन्न हुआ वो D614 और बाद में D614 गायब हो गया, G614 हुआ। G614 ओरिजिनल वायरस है जो कि यूरोप, अब भारत में और अमेरिका में अपने को इन्होंने स्टैब्लिश किया। इसके ऊपर म्यूटेशंस होती गई और इन म्यूटेशंस में कुछ म्यूटेशंस कामयाब हुई,
जो कि जिन्होंने कि स्टैब्लिश किया, और वो इस तरह से स्टैब्लिश करते हैं कि जब लोग कहीं से नया कोई म्यूटेशन लाते हैं कुछ नए पॉपुलेशन में, वहाँ पर वो स्टैब्लिश हो जाती है। लेकिन डरने की चीज़ नहीं है। ज़्यादातर वैक्सीन के अभी तक जितने म्यूटेशन हुए हैं, वैक्सीन का असर उनमें होता है, थोड़ा बहुत कम होता है कई स्ट्रेनों में। जैसे डेल्टा स्ट्रेन है जो कि काफ़ी खतरनाक म्यूटेशन, जो कि VOC है, वायरस ऑफ कंसर्न, उसमें देखा गया कि इवन फाइजर की जो वैक्सीन है वो 5 गुने कम असरदार है, लेकिन फिर भी असरदार है, 60% असरदार है, जिससे कि ये संक्रमण रोका जा सकता है। हाँ, कभी ऐसा ये एक नया म्यूटेशन है, ये ज़्यादा अभी हमारे यहाँ सीक्वेंसिंग नहीं हो रही है। जैसे जिस सेट की सीक्वेंसिंग 1,85,000 वायरस उसमें सीक्वेंस हुए हैं, इटली में 50,000 वायरस सीक्वेंस हुए हैं, और उनकी फिर स्टडी की है, उनकी ग्लोबली स्टडी की है, पॉपुलेशन इम्यूनिटी से स्टडी की है, और कौन से वायरस ऑफ कंसर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। जैसे हमारे यहाँ जो म्यूटेशंस हुए थे, जैसे N440 के, वो वाला अब उतना प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे यहाँ अब B617, जो B617.1 आया था, वो भी टिका नहीं, B617.2 टिक गया। तो इस तरीके से जो वायरस है जो बाहर से नए एरियाज में आती है, तो वहाँ पर ये अपने को स्टैब्लिश करके कभी कभी वायरस ऑफ कंसर्न हो जाती है। तो अभी ये एक नया म्यूटेशन है, हम इसके बारे में हमको कुछ कह नहीं सकते। सिर्फ एक म्यूटेशन है जहाँ पर कि एंटीबॉडीज कम असरदार होती है, उसमें स्पाइक प्रोटीन का एक हिस्सा उड़ जाता है। 6 एरियाज होते हैं वायरस में जहाँ पर कि अगर म्यूटेशन हो तब खतरनाक होता है, लेकिन स्पाइक प्रोटीन का अगर एक एरिया उड़ जाता है म्यूटेशन से, तो इसका मतलब वो एंटीबॉडी जो उस एरिया के साथ कनेक्ट करती है, नहीं कनेक्ट कर पाती। इसलिए जो हमें इनको देखते रहना चाहिए, इनको ट्रैक करते रहना चाहिए, इनके साथ पॉपुलेशन इम्यूनिटी का चेक करना चाहिए। जैसे अभी लैंसेट के पेपर में हुआ, बहुत सुंदर पेपर था, उसमें उन्होंने करीब 600-700 लोगों को उन्होंने पूरा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज देखा, इफेक्टिवनेस देखा। तो इस तरह की स्टडीज़ हमारे यहाँ पर होनी चाहिए, और हमारे यहाँ पर और अच्छी तरह से सीक्वेंसिंग करके इनको फिर हमको पॉपुलेशन इम्यूनिटी के साथ ट्रैक करना चाहिए, वैक्सीनेशन इफेक्ट के साथ ट्रैक करना चाहिए। उसके बाद हमको बोलना चाहिए कि ये कंसर्न, बट हम ये ज़रूर है कि जब हम कोई नया सीक्वेंस हमें मिलता है, उसे सीक्वेंस डाटाबेस में डालना चाहिए, जिससे दुनिया के सब लोग उसकी स्टडी कर सकें और उसकी ज़्यादा जानकारी दें। इस वक्त ये सिर्फ इसका यही महत्व है कि एक नया म्यूटेंट पकड़ा है और इस म्यूटेंट को इन्होंने रिपोर्ट किया है, इसलिए लोगों को घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत ही अहम पॉइंट आपने उठाया कि किस तरह से जो रिसर्च है उसको और ज़्यादा कहीं ना कहीं उस पर फोकस करने की भारत को अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। जिस भी तरह के लक्षण जो भी म्यूटेंट सामने आ रहे हैं उनकी स्टडी को लेकर। प्रोफेसर एन.के. गांगुली, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी और पहलुओं पर आपसे बातचीत करेंगे। बढ़ते हैं अगली कवर स्टोरी की ओर। कोरोना को मात देने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनना बेहद जरूरी है और इन्हें तैयार करने में वैक्सीन अहम भूमिका निभाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हुई एक रिसर्च में वैक्सीन को लेकर जो बात सामने आई है वो चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में एक रिसर्च की गई। इसमें सामने आया कि वैक्सीन की डबल डोज लेने के बावजूद भी एंटीबॉडी कुछ लोगों में नहीं बनी। स्क्रीनिंग में 10% लोगों में वैक्सीन लगने के बाद भी एंटीबॉडी डेवलप न होने का केस सामने आया है। इसी कॉलेज में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स के सैंपल्स लेकर एंटीबॉडी जांची गई। अब तक करीब 900 लोगों का टेस्ट कर एंटीबॉडी की जांच की जा चुकी है। टेस्ट में यह बात सामने आई है कि 7% लोगों में वैक्सीन की डबल डोज लेने के बाद भी एंटीबॉडीज नहीं बनी।
कॉलेज के ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन विभाग की विभागाध्यक्ष हेड ऑफ डिपार्टमेंट तुलिका चंद्रा के मुताबिक इस मामले में अभी और रिसर्च की जरूरत है। हम लोग ने अपने भी जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं हमारे KGMU के, उनकी एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की और ये प्रक्रिया अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ने 1000 लोगों का कर लिया है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, 4000 का टारगेट है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादातर जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं सब वैक्सीनेटेड हैं, क्योंकि वो डोज कोविशील्ड वैक्सीन की यहाँ लग चुकी है। और इसके बाद हम लोग ने देखा कि 90% लोगों में एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई। उसके अतिरिक्त जो 10% लोगों में हमें नहीं मिल रही हैं जो एंटीबॉडीज़, उसमें ये देखा गया कि जिनके सिंगल डोज वैक्सीन लगी हुई थी, केवल एक डोज लगी है, उनमें केवल 1.5% लोग ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडीज़ नहीं मिली। और जो डबल डोज वैक्सीन है उसमें 6% लोग ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडीज़ नहीं मिली। और जिनमें एंटीबॉडीज़ नहीं मिली, जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं 4 महीने के अंदर, वो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडीज़ नहीं मिली, 0.9%। और जो 4 महीने के पहले कोविड पॉजिटिव हो सके हैं 2020 में या जनवरी तक हो चुके हैं, उसमें 3% लोग, 2.5 से 3% लोग ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडीज़ नहीं मिली। कारण इसके बारे में काफ़ी कुछ शोध की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कोई कुछ कह नहीं सकता। ये हो सकता है कि उनके अंदर शायद कोई ऐसी क्षमता है प्रतिरोधक या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं होने दे रहे हैं। ये जो हम लोग ने जांच की है ये केवल कोविशील्ड पे की गई है। अभी कोवैक्सीन के बारे में अभी कोई राय देना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये हमारे जो KGMU में सबको कोविशील्ड वैक्सीन ही लगी थी। और इस अहम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं प्रोफेसर NK गांगुली साहब। NK गांगुली साहब, किस तरह से देखते हैं इस फैक्ट को, क्योंकि एक जानी मानी मेडिकल यूनिवर्सिटी है KGMU और वहाँ के जो आंकड़े पेश किए हैं डॉक्टर्स ने, हालांकि वो बार बार कह रहे हैं कि 90% लोगों में तो एंटीबॉडीज़ बनी, 10% के करीब हैं, जिसमें एक मिसलेनियस फिगर है जिसमें 7% ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं हुई हैं। क्या ऐसा आमतौर पर होता है? ये उनका जो शोध है बिल्कुल सही है। हमारे पास भी दिल्ली के 3 अस्पताल के आंकड़े हैं, उसमें भी इसी तरह का है। कब 6 से 7% लोग जो हैं उनमें एंटीबॉडी डेवलप अच्छी नहीं हुई है। एंटीबॉडी के 3 तरह से लेवल्स होते हैं। एक है 46 से कम, उसको हम लो एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, उसको आप ले सकते हो कि इनमें ठीक से नहीं बनी। एक 46 से 256 होता है, उसमें मीडियम टाइप की एंटीबॉडी बनती है। और 256 से ज़्यादा जो होते हैं उसमें ज़्यादा एंटीबॉडी होती है। हमने जब 2 डोज लिया था, 2 डोज के बाद मेरी एंटीबॉडी अच्छी नहीं बनी, क्योंकि जो जैसे आपका एज बढ़ता जाता है, अब ये सब जगह के स्टडीज़ में हुआ है, जो कि ज़्यादा वयस्क लोग हैं उनमें एंटीबॉडी नहीं बनती है। लेकिन जो ट्रायल्स हुए थे वो इस तरह से हुए थे कि आपको सीरियस डिजीज हुआ कि नहीं हुआ, उसमें एंटीबॉडी के ऊपर इन लोगों ने किया था, डिटरमिन किया था, लेकिन एंड पॉइंट एंटीबॉडी के हिसाब से नहीं किया था। सो ये सही है कि कुछ लोगों में एंटीबॉडी नहीं बनती, लेकिन जो इन्फेक्शन है, जो कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं, वो करीब 4 से 6% लोगों में हो रही है, और वो भी बड़ी माइल्ड टाइप की हो रही है। बहुत थोड़े लोगों में सीवियर इन्फेक्शन होता है, बहुत ही रेयर लोगों में सीवियर इन्फेक्शन होता है। तो इसलिए जो है, और ये भी ज़रूरी है कि जो वैक्सीन का जो मेजरमेंट है आप कब कर रहे हैं। फर्स्ट डोज के बाद जब आप वैक्सीन का मेजरमेंट कर रहे हैं तब वो करीब करना चाहिए, करीब 14 दिन से पहले कोई फ़ायदा नहीं है, 14-15 दिन से पहले। और जो दूसरे डोज का जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो करीब 24 दिन में वैक्सीन लगने के बाद अगर आप करेंगे तो आपको बेहतर एंटीबॉडी मिलेगी। अभी हमें ये नहीं पता कि बहुत छोटे बच्चों में
कैसी एंटीबॉडी मिलेगी, बट बूढ़ों में और जो वयस्क होते हैं, जो 45 साल से ऊपर या 50 साल से ऊपर होते हैं, उनमें एंटीबॉडी की वो कम होते हैं। बट एक टी सेल इम्यूनिटी होती है इसमें, टी सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं और ये भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को मारते हैं। तो वो जो इम्यूनिटी है अभी अच्छी मेजरमेंट पॉपुलेशन में नहीं है। लेकिन एक चीज जो लैंसेट के शोध ने किया है, मैं उसको उभारना चाहूंगा कि उसमें ये किया है कि पहला डोज जो है वो ज़्यादा आपको बचाता नहीं है। ज़्यादातर जो सीवियर इन्फेक्शंस हुए हैं जो हॉस्पिटल बेस्ड वर्कर के, वो पहले डोज के बाद हुए हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि ये 3-4 स्टडीज़ वर्ल्ड ओवर हुई है कि दूसरा डोज लेना बहुत ज़रूरी है। पहले ब्रिटेन ने, यूएस ने, सबने पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करने के लिए कहा था कि पहला डोज दे दो, बहुत ज़्यादा लोगों को दे दो पहला डोज, और उससे जो पॉपुलेशन है उसमें हर्ड इम्यूनिटी जल्दी आ जाएगी और वायरस ट्रांसमिशन घट जाएगा। लेकिन अभी जो शोध हुआ है, जो कि इस वक्त काफ़ी अच्छे पैरामीटर्स बने हैं, अच्छे एसेस बने हैं और अच्छी पॉपुलेशन डाटा, लाइव डाटा आ रही है, उसमें ये हुआ है कि 2 डोजेज लगना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप ट्रांसमिशन रोकना चाहते हो। तो मैं सबको ये बोलूँगा कि 2 डोज ज़रूर लीजिए। और भारत सरकार का ये जो वो है कि भाई जिनको पहली डोज मिली है उनको प्राथमिकता देके दूसरी डोज दे डालिए, ये बहुत अच्छी नीति है। बिल्कुल। प्रोफेसर एन.के. गांगुली, जैसा आपने बताया कि कई लोगों में जो है इम्यूनिटी के लिहाज से या बाकी चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो एंटीबॉडीज़ नहीं बन रही हैं, ऐसे लोगों के पास फिर अब क्या विकल्प? आमतौर पे यही माना जाता है कि वैक्सीन हमने लगवा ली, आपने कहा भी कि उसके बावजूद अगर आपकी एंटीबॉडीज़ नहीं भी बन रही हैं तो भी ये मान के चलिए कि संक्रमण का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा, एंटीबॉडीज़ ना भी बने फिर भी। लेकिन एंटीबॉडीज़ ना बनने की सूरत में क्या बूस्टर डोज की अहमियत फिर बढ़ जाती है? बिल्कुल सही कहा आपने। फाइजर में जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो फाइजर का जो वो हुआ था, एंड कोविशील्ड का भी जो यूके में एस्ट्राजेनेका का हुआ था, उन लोगों ने 3rd डोज रिकमेंड किया हुआ है बूस्टर का। वो इसलिए नहीं कि आपका जो नया जो वेव आएगा उस वक्त लगाइए, उन्होंने 3rd डोज ऑलरेडी कहा हुआ है कि लीजिए, और वो 3rd डोज उन्होंने बोला है कि 6 महीने के करीब आप 3rd डोज बूस्टर डोज ले लीजिए तो आप ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। तो ये दुनिया की जो डाटा है उसमें 3rd डोज की अहमियत मानी गई है। इंडिया में भी कोवैक्सीन वालों ने 3rd डोज बूस्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है। जॉनसन एंड जॉनसन, जिन लोगों का 1 डोज वैक्सीन था, या स्पुतनिक लाइट का 1 डोज, क्योंकि स्पुतनिक लाइट और जॉनसन जॉनसन में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों एडिनो 26 है। तो इन लोगों का 1 डोज वैक्सीन ये जो क्लेम कर रहे थे, अब इन्होंने रियलाइज़ किया है, ये एक छोटी स्टडी कर रहे हैं जिसमें 2nd डोज देख रहे हैं कि बेटर इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं कि नहीं है। अभी अच्छे टी सेल इम्यून रिस्पॉन्सेज के एसेस डेवलप हो रही है। HIV के लिए हुई थी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए हुई है, इसके लिए भी अब हो रही है। तब उसमें हमको बहुत अच्छा ज़्यादा लगेगा कि जो लोग वैक्सीनेशन के बाद सुरक्षित रहे हैं उनमें क्या फ़र्क है कि जिनमें एंटीबॉडीज़ कम है और वो सुरक्षित रहे, जिनमें एंटीबॉडीज़ हैं उनके हिसाब से, और जो एंटीबॉडी नहीं है वो कैसे सुरक्षित रहे ये पता चलेगा। लेकिन ज़्यादातर वैक्सीन ट्रायल में ये बोलना चाहूँगा एंटीबॉडी के बेसिस में नहीं हुई थी। ज़्यादातर वैक्सीन ट्रायल में जिनमें अप्रूवल मिला था उनका हुआ था कि कितने लोग डिजीज से फ्री हैं और कितने लोगों में डिजीज हुआ है। बिल्कुल। तो जिनको भी प्लेसिबो ग्रुप, जिनको वैक्सीन मिली थी और जिनको डिजीज हुआ था वो बहुत माइल्ड हुआ था। और ये भी देखा गया कि जिनको री इन्फेक्शन हो रहा है उनमें भी बड़ा माइल्ड डिजीज हो रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से
हम लोग को चिंता की ज़रूरत नहीं है। हमको चाहिए है कि वैक्सीन का प्रोग्राम अच्छी तरह से करें, बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिलाएं और 2 डोजेस दिलाएं अपने उचित व्यवधान के भीतर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में नई-नई स्टडीज़ लगातार सामने आएँगी, लेकिन वैक्सीनेशन पर पूरा ज़ोर फिलहाल रहना चाहिए। वही एक अचूक हथियार है। बहुत-बहुत माफ़ कीजिएगा प्रोफेसर एनके गांगुली, एक और पहलू है जिसके लिए हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं अगली कवर स्टोरी की ओर। देश में लगातार वैक्सीन से कोरोना पर प्रहार हो रहा है। एक तरफ इस महामारी को हराने के लिए देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है, तो वहीं अब इस मिशन में एक और कामयाबी मिलने वाली है। देश में जल्दी ही नेजल स्प्रे के जरिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, जिसके संकेत कल पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में दिया था। हैदराबाद में मौजूद भारत बायोटेक ने मई में ही नेजल वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। ये वैक्सीन नाक के जरिए दी जाएगी, जो कोरोना को मात देने में 99.99% लगभग 100% तक कह सकते हैं कारगर साबित हो सकती है। ये नाक के अंदरूनी हिस्सों में इम्यून तैयार करती है। इसे ज्यादा कारगर इसलिए माना जाता है क्योंकि कोरोना समेत हवा से फैलने वाले अधिकांश बीमारियों के संक्रमण का जो रूट है वो प्रमुख रूप से नाक ही होती है, और उसके अंदरूनी हिस्सों में इम्यूनिटी तैयार होने से ऐसी बीमारियों को शुरुआती स्तर पर ही रोकने में मदद मिलती है। उम्मीद है कि भारत बायोटेक जल्दी ही नेजल स्प्रे वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू कर देगा, जो बच्चों के वैक्सीनेशन में काफी आसान और असरदार साबित हो सकती है। और इस विषय पर, इस पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए प्रोफेसर एनके गांगुली साहब। प्रोफेसर, जाहिर सी बात है कि नेजल स्प्रे जो की बात जो कही जाती है वो मेडिकल साइंस में तो बहुत इसकी चर्चा रही है, लेकिन शायद भारत में इसे लेकर अब पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किसी वायरस के लिए कारगर हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। क्या इसके बेहतर पहलू हैं और क्या क्या चिंताएं हैं इससे जुड़ी? देखिए, जो वायरस है 5-6 दिन नाक के अंदर पनपता है, नाक के अंदर मल्टीप्लाई करता है। तो अगर हम इसको नाक में ही रोक लें, लंग्स में ना ला जाने दें, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और म्यूकोसल इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है। इसमें एक तरह की एंटीबॉडीज़ होते हैं जिनको IgA बोलते हैं, वो वायरस को रोक देती है अंदर घुसने में। जो भारत बायोटेक का जो वो है वो एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी है, लेकिन 2 और वायरस डिलीवरी सिस्टम नेजल बने हैं। एक इजराइल और USA में बनी है, वो न्यूकासल डिजीज वायरस है, उसका जो डिलीवरेबल वेक्टर है। न्यूकासल डिजीज वायरस चिकन वगैरह में करता है, उसकी एक वैक्सीन भी है और वो नाक में अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करता है, एडिनो वायरस से बेटर करता है। तो इस तरह की वैक्सीन बन रही है। अभी एक और चीज़ बनी है जो कि 2 एंटीबॉडीज़ का मिक्सचर है, वो नाक में डाल देते हैं तो वो भी नाक में वायरस को रोक लेता है। तीसरी चीज़ है जो कि अभी हमारे नेशनल आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है, यूकैलिप्टस ऑयल और क्लोव ऑयल के बीच में इन्होंने 26 जड़ी बूटियाँ डाली है। उसमें ग्लिसराइजा ग्लाब्रा जो कि मुलेठी है वो भी है, जो कि एंटीवायरल है, और इनके मिक्सचर से वो जब नाक में डाल देते हैं, उन्होंने देखा 80,000 लोगों में, उन्होंने पुलिस कर्मियों में देखा है कि उनमें काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन हुआ है। फोर्थ चीज़ जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड का स्प्रे सैनिटाइजर ने बनाया हुआ है, वो अभी बाज़ार में भी है। नाइट्रिक ऑक्साइड वायरस को मार देती है और उसमें सर्कुलेशन भी, ऑक्सीजन सर्कुलेशन भी करती है, और उसको वो जो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स है, साइटोकाइन्स है, उसको भी न्यूट्रलाइज कर देती है। और ये फंगस और बैक्टीरिया को भी मार सकती है। तरह तरह के नेजल शील्ड बन रहे हैं। कोई नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में है, कोई एंटीबॉडी के रूप में है, कोई वैक्सीन के रूप में है। इनमें देखा जाएगा कौन सस्ता है और कौन ज़्यादा प्रैक्टिकल है। एक हमारे प्राणायाम में है जिसको कि भ्रामरिका प्राणायाम कहते हैं, उसको हमिंग बोलते हैं जी। ये प्राणायाम बहुत कारगर है क्योंकि ये हमारे साइनसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। तो जब आप
भ्रामरिका प्राणायाम करते हैं तो वो 4 बार करना पड़ता है 3-3 मिनट के फासले में, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाती है नाक में और वायरस को मार देती है। ये शोध कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है एक स्वीडन में, जहाँ से नोबेल प्राइज लोगों को दी जाती है, उन्होंने की हुई है। तो इसलिए जो नाक में ही वायरस को रोक देना एक अच्छी स्ट्रेटजी है और कई तरह के उसमें हमारे पास निदान आए हैं। देखना है कि कौन वाला कारगर होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रोफेसर गांगुली आपका इस शो में जुड़ने के लिए, और कोरोना के जो ताज़ा स्टडीज़ हैं, अलग अलग पहलू हैं, चिंताएं हैं और किन चीज़ों से हमें पैनिक नहीं होना है, उन सब पर विस्तार से बातचीत करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली कवर स्टोरी की ओर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। आज भले ही तेल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन देश में 135 जिलों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। वहीं डीजल भी कई जगहों पर 100 के करीब मिल रहा है। तेल कंपनियां औसतन हर दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रही हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहता है तो डीजल भी कुछ दिनों में 100 के पार पहुंच जाएगा। आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपए 31 पैसे का मिल रहा है, वहीं डीजल 86 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर की दर पर मिल रहा है। पेट्रोल डीजल पर फिलहाल सरकार की तरफ से किसी भी राहत की उम्मीद नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अभी तेल की कीमतों में कटौती का वक्त नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल महंगा हो रहा है, इसकी वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कटौती का भी ये सही वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार हेल्थ सेक्टर पर काफी खर्चा कर रही है। वहीं पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये मुमकिन तभी होगा जब सभी राज्य इसके लिए सहमत होंगे। IL&FS के बोर्ड को बदले 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सरकार की ओर से नियुक्त नए मैनेजमेंट का दावा है कि करीब 61,000 करोड़ रुपए की रिकवरी मुमकिन दिख रही है, जबकि IL&FS ग्रुप की देनदारियां 1 लाख करोड़ रुपए के करीब थीं। सवाल यह है कि निवेशकों की बाकी 39,000 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई कहां से होगी। 1 अक्टूबर 2018 को सरकार ने IL&FS के बोर्ड को भंग कर नया बोर्ड नियुक्त किया था। इसके लिए जरूरी NCLT की मंजूरी भी ले ली गई थी। नए बोर्ड की नियुक्ति का मकसद था फाइनेंशियल सिस्टम में भरोसे की कमी को दूर करना, क्योंकि IL&FS और उसकी ग्रुप कंपनियों पर एक के बाद एक डिफॉल्ट हो रहे थे। IL&FS पर करीब 99,000 करोड़ रुपए की देनदारियां थीं। नए मैनेजमेंट के आने के 2.5 साल बाद भी अप्रैल तक की रिकवरी का आंकड़ा आधा भी नहीं है। 15 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक महज 43,000 करोड़ रुपए की देनदारियों का समाधान ही निकल सका है। बोर्ड ने भी मान लिया है कि 61,000 करोड़ से अधिक की रिकवरी कठिन लग रही है, मतलब करीब 39,000 करोड़ रुपए लौटने के आसार नहीं है। जाहिर है कि इसमें काफी बड़ी रकम निवेशकों की है, जिन्होंने पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड और दूसरे माध्यमों से निवेश किया था। सवाल ये है कि बाकी के 39,000 करोड़ रुपए के नुकसान का क्या होगा। IL&FS और ग्रुप कंपनियों में रिकवरी की ताजा स्थिति के बारे में पूछने पर बोर्ड का जवाब है कि 61,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है, जो कि पुराने अनुमान के मुकाबले 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। दावा है कि रिकवरी का 61% का ये आंकड़ा IBC के औसत समाधान दर से कहीं बेहतर है। IBC का रेजोल्यूशन के जरिए रिकवरी का रेट आंकड़ा 39% के आसपास है, जबकि लिक्विडेशन के जरिए रिकवरी रेट करीब 4% है। IL&FS के मुताबिक अप्रैल तक 43,000 करोड़ रुपए के कर्जों का समाधान हो चुका है। सितंबर तक 8,000 करोड़ रुपए और मिल जाएंगे। बाकी 10,000 करोड़ की रकम सितंबर के बाद आने की उम्मीद है। रिकवरी का ये आंकड़ा NCLT और दूसरे स्टेक होल्डर्स से मंजूर प्लान के मुताबिक है। ये पूछने पर कि आखिरी गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ नए मैनेजमेंट की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर IL&FS का जवाब है कि वित्तीय गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए नए बोर्ड ने ग्रांट थनटर को ऑडिटर नियुक्त किया था, जिसकी रिपोर्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और SFIO को कानूनी कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी बिजनेस ने पहले ही ये खबर दिखाई थी कि IL&FS के फॉरेंसिक ऑडिटर ग्रांट थॉर्नटन को फॉरेंसिक ऑडिट के लिए जरूरी जानकारी नहीं मिल रही है। आरोप लगाया गया था कि ग्रुप की कंपनी IL&FS इंजीनियरिंग की फॉरेंसिक ऑडिट के लिए जरूरी जानकारियां नहीं मुहैया कराई जा रही हैं।
इस पर ILNFS की सफाई यह है कि कोई जानकारी नहीं छिपाई जा रही। नए बोर्ड ने ही फॉरेंसिक ऑडिटर की नियुक्ति की थी ताकि पुराने मैनेजमेंट की गड़बड़ियों का पता लगाया जा सके और इससे रेजोल्यूशन प्रोसेस पर पड़ने वाले असर का आकलन किया जा सके। हमने ग्रांट थॉर्नटन के गलत निष्कर्ष निकालने का विरोध किया है। कई जानकारियां जो उपलब्ध नहीं है उसे न देना बताया गया, जिससे कि गलत मतलब निकल रहा है। IECCL के मैनेजमेंट ने सारी उपलब्ध जानकारी दे दी है।